नमस्कार साथियों, आज 2 महीने के बाद रेणुका अपने मायके आई है। 2 महीने पहले मुंबई जाने के कुछ दिन पहले ही मां से मिलकर गई थी। जाने वाले दिन फोन पर बात करने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन पता नहीं क्यों किसी का भी फोन लगा ही नहीं। पति मुकेश से कहा भी कि मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, घर का फोन नहीं लग रहा है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तभी पति मुकेश ने कहा कि तुम्हारी नाटकबाजी का बिना कोई जवाब नहीं है। अरे अभी 4 दिन पहले ही तो मिलकर आ रही हो। अरे मैं जाने के लिए नहीं कह रही, लेकिन किसी का फोन क्यों नहीं उठ रहा मुझे नहीं पता। अब तैयारी करो, हमें शाम को निकलना है। लाओ मेरा मोबाइल वापस करो। अपना तो संभाल नहीं सकती, मेरा भी खराब कर दोगी। आज सुबह ही सासू माँ का हाथ लग जाने के कारण उसका मोबाइल पानी में गिर गया था। उसे तो काफी देर बाद पता लगा, जिसके कारण उसी को डांट पड़ी थी। रसोई मोबाइल रखने की जगह है क्या? हर समय मोबाइल में घुसे रहने से काम कहां से होगा। अब थोड़े दिन के लिए छुट्टी मिली तो सास की बात सुनकर पता नहीं क्यों उसे लगा कि उसका मोबाइल जानबूझकर पानी में डाल दिया गया है। शाम की ट्रेन से मुंबई चले गए वे लोग। अपने पास मोबाइल ना होने के कारण वह मां से बात भी नहीं कर पा रही थी। 7वें दिन जेठानी के मोबाइल से फोन किया तो छोटे भाई राहुल का फोन मिल गया। उसने केवल इतना ही कहा कि दीदी सब ठीक है, मैं रास्ते में हूँ, बाद में बात करता हूँ। बार बार किसी से मोबाइल मांगते भी उसे शर्म लग रही थी। नया घर, नए लोग, अभी 3 महीने पहले ही तो शादी हुई है उसकी। एक बार पापा से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि तेरी मम्मी गांव गई है और तुम तो जानती हो बिटिया कि तुम्हारी मम्मी मोबाइल रखती नहीं है। बिस्तर पर पड़ी मां की हालत देखकर वह तड़प उठी। मम्मी, आपने ऐसी हालत की भी मुझे खबर नहीं की। शादी के बाद क्या मैं इतनी बेगानी हो गई कि आपकी बेटी नहीं रही? इस घर के सुख और दुख से क्या मेरा कोई संबंध अब नहीं रहा? व्याकुल स्वर और बहते आंसू भरा उल्हाना। अरे पगली, तू क्या जानती नहीं कि कष्ट के क्षणों में मेरी सांस सांस ने अपनी रेणुका बिटिया को याद किया होगा। हम सबकी शक्ति और संजीवनी बूटी है बेटी तू। मेरी ऐसी हालत में तेरे पापा और राहुल बिल्कुल अपंग हो गए थे। वात्सल्य और ममता भरा हाथ रेणुका को सहलाता जा रहा था। बेटा, तेरे मुंबई जाने के 1 दिन पहले ही शाम को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तेरे स्वभाव से परिचित हैं हम सब। अगर तुझे मालूम पड़ जाता तो क्या तू मुंबई जा सकती थी? मेरे कारण तुम सब का प्रोग्राम बर्बाद हो जाता, इसलिए तेरे भाई राहुल ने तुझे खबर नहीं दी। अकेले ही सारी परेशानियां उठाता रहा बेचारा। अपने पापा को भी बताने से मना कर दिया था। भीगा गला, गीली पलकें, एक बार तो लगने लगा था कि अब तुझे कभी नहीं देख पाऊंगी। अरे मम्मी, मुंबई जाना मेरे मम्मी के जीवन से बढ़कर था क्या? यदि उन लोगों के लिए जाना आवश्यक था तो वह लोग चले जाते, मेरे बिना क्या फर्क पड़ जाता। आज 2 महीने बाद यह हालत है। उस समय की सिर्फ कल्पना कर सकती हूँ। आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि अपनी दीदी के बिना एक कदम न चल पाने वाला राहुल मेरी शादी होते ही इतना बुद्धिमान कैसे हो गया। आने दीजिए, उसकी खबर लेती हूँ आज। परंतु भाई से कुछ कहने का प्रश्न ही नहीं उठा। वह आते ही बोला, दीदी मम्मी पापा पर कभी सच्चाई प्रकट मत कीजिएगा। दीदी, सच तो ये है कि मम्मी के एक्सीडेंट की खबर मैंने सबसे पहले आपको ही दी थी। आप सुनकर घबरा जाती, इसलिए मैंने जीजा जी को फोन किया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि रात में उन्हें परेशान न किया जाए। सुबह भी जब किसी तरह आपका फोन नहीं मिला तो फिर उनसे बहुत मिन्नतें की, गुजारिश की, लेकिन उन्होंने आपसे बात तक नहीं करवाई और कह दिया कि आज उन लोगों को जाना है, सारी तैयारियां करनी है, इसलिए किसी तरह भी आपका आना संभव नहीं है। लौटकर आने के बाद देखा जाएगा। अब अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो बताओ क्या करता? मेरी मजबूरी आपके अलावा कौन समझ सकता है? पापा तो बदहवास से हो गए थे, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। लेकिन दीदी, सच यह है
कि अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान दे देता, क्योंकि आपको क्या मुंह दिखाता। गलाने से रेणुका छोटे भाई के सामने सिर नहीं उठा पा रही थी। फिर राहुल बोला कि आपके प्यार की छाया में पला मैं तो हमेशा आपका आज्ञा पालक था दीदी। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, बस मन कर रहा था कि एक बार आप मिल जाती। मम्मी बार बार अर्ध चेतना से रेणुका रेणुका पुकार रही थी और मैं असहाय कुछ नहीं कर पा रहा था। एक बार तो मन किया कि जाकर आपको खुद ले आऊं, लेकिन यह सोचकर नहीं आया कि जीजाजी आपको भेजेंगे नहीं और आप मम्मी और उनके बीच दोराहे पर खड़ी होकर असहनीय कष्ट भोगोगी। कोई भी निर्णय आपकी 3 महीने पहले हुई शादी में तनाव पैदा कर सकता था। राहुल के दोनों हाथ उसके समक्ष जुड़ गए। दीदी, मुझे और पापा को माफ कर दो अपने प्रति किए इस अन्याय के लिए। रेणुका की आंखों के आंसू सूख गए। वह राहुल की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। दीदी, प्रारब्ध की विडंबना पर मैं उस दिन बहुत रोया था। जो व्यक्ति सगी माँ की ऐसी स्थिति जानकर भी इतना निर्दयी हो सकता है, उसके साथ पड़ोसियों के दुख से व्याकुल होने वाली मेरी संवेदनशील दीदी अपना पूरा जीवन कैसे गुजारेगी। खुद के सामने अपराधी हैं हम, जो हमने अपनी भावुक स्नेहमयी प्यारी बेटी को एक हृदयहीन व्यक्ति को सौंपकर आजीवन तड़पने का दंड दिया है। समझ में नहीं आता कि इस अन्याय का कैसे प्रतिकार करूं। राहुल बोलता जा रहा था और रेणुका भाई के आंसू भरे चेहरे को एकटक निहार रही थी। फिर वह बोला, जानता हूं कि आप कभी कुछ भी नहीं कहेंगी, लेकिन मुझे विश्वास हो गया है कि नियति ने हम सबके हृदय के अंश मेरी दीदी को हमेशा के लिए हमसे अलग करके एक अंतहीन जलती अग्नि में झोंक दिया है। अब मेरी दीदी का हृदय कभी सच्ची खुशी और प्रसन्नता की आभा से नहीं जगमगाएगा। बिलख बिलख कर रोते भाई को चुप कराने के लिए रेणुका के पास कोई भी शब्द नहीं थे। 3 महीनों में इतना तो जान ही गई थी कि पति मुकेश के लिए अपने सुख और खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरा अस्तित्व उनके सामने एक आज्ञा पालक रोबोट से अधिक नहीं है, लेकिन वह इतना भी गिर सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुकेश के लिए जेठ के लड़के का जन्मदिन मेरी माँ के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। रात की नींद और मुंबई जाना इतना आवश्यक था कि मानवता ही भूल गए। अरे, मुझे एक बार बताया तक भी नहीं। मेरा मोबाइल जानबूझकर खराब कर दिया गया। अपनी माँ को ईश्वर मानने वाले ससुराल के प्रति मेरे कर्तव्य और निष्ठा का दिन रात मुझे उपदेश देने वाले मुकेश यह कैसे भूल गए कि माँ सबकी बराबर होती है। मुझे भी उन्हीं की तरह किसी ने जन्म देकर अपने खून से सींचकर पाला है। शादी के पहले भी मेरा एक प्यारा सा संसार था जो मेरे अस्तित्व में समाया है। क्यों किया मुकेश ने मेरे साथ ऐसा अन्याय और दुर्व्यवहार? केवल इसलिए ही ना कि वह एक पुरुष है। यही यदि मैंने किया होता तो क्या वह कभी माफ कर पाते मुझे? आजीवन साथ रहकर भी क्या मैं उन्हें माफ कर पाऊंगी? मानवता और न्याय की तराजू पर मेरे कर्तव्य और निष्ठा के बदले दूसरे पलड़े पर अपना कौन सा कर्तव्य रखेंगे? अब वो अपने पुरुष होने का अहंकार ही ना, वरना अपनी पत्नी के प्रति ऐसा अन्याय करने का क्या अधिकार था उनको? रेणुका ने सोच लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन शादी के नाम पर हर अन्याय करने का लाइसेंस अब पति मुकेश को वो नहीं देगी। मां के जीवन मरण की बात अगर ना होती तो शायद वो चुप रह जाती, लेकिन यदि मां को कुछ हो जाता तो वह क्या करती? वह तो मुकेश के कारण मां के साथ अपना सगा भाई भी खो देती। अभी तक मां की दी हुई सीख नई शादी के कारण नए घर में सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास में शांत थी, लेकिन अब तो मुकेश ने सीमा ही पार कर दी थी। अब भी कुछ ना बोलना अन्याय को बढ़ावा देना होगा। मुकेश को अब वह एहसास जरूर करवा कर रहेगी कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही सहना चाहिए, क्योंकि अन्याय सहने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी होता है जितना कि अपराध करने वाला। अब रेणुका भी अन्याय बिल्कुल और कतई नहीं सहेगी। वैसे साथियों, आपका इस बारे में क्या विचार है? आपकी जो भी राय हो
कमेंट बॉक्स में लिखा करिएगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।